यस, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में अपन पढ़ने वाले हैं ईथर के बारे में। और जब अपना फर्स्ट लेक्चर था तब मैंने आपको ये कहा था कि यदि ऑक्सीजन एटम की दोनों वैलेंसीज एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई होती है तो इस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपन ईथर बोलते हैं। और ईथर टू टाइप्स की होती है, सिमेट्रिकल ईथर एंड unsymmetrical ether. Okay, what is the symmetrical ether? If the valency, both of the valencies of oxygen atom are satisfied by identical of alkyl groups, then it is symmetrical ether. And if the both of the valencies of oxygen atom are identified by unidentical groups, then it is the asymmetrical ether. Okay, now I am going to start our today's lecture upon ईथर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर। आज का लेक्चर होगा अपना ईथर के बारे में। तो पहला ही पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, देखिए अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ईथर जो होते हैं, ईथर्स वो एल्कोहल के एनहाइड्रस होते हैं या एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से अपन बना सकते हैं। तो पहला ही अपना मेथड होगा कि ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन बाय alcohols, okay, into the presence of protic acids. और we know that कोई भी कंसनट्रेट एसिड हो, कंसनट्रेट एस्ट्रोसोफोर, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, एल्यूमिना, ये सारे के सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। बट इनटू द केस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स वी मेनली यूज द कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसनट्रेट फॉस्फोरिक एसिड। ओके, बट one should always be noted that the temperature should be kept low during the preparation of alcohols, during the preparation of ethers, because if the temperature is very high then the elimination competes over the substitution and the finally product we will get will be alkene। आप समझ रहे हैं मुझे? मेरे कहने का मतलब यह है कि ईथर बनाने के लिए हमें टेम्परेचर की वैल्यू कम रखनी चाहिए। यदि रिएक्शन ज़्यादा टेम्परेचर पर होती है तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो करके एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। और जब एल्कोहल का एलिमिनेशन किया जाता है तो एल्कीन बनता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से जब अपन ईथर बनाते हैं तो टेम्परेचर की वैल्यू कम होनी चाहिए। ओके, First method is ethers can be prepared by dehydration of alcohol. For example, CH3, अपन इसको एग्जाम्पल ले रहे हैं, CH3 CH2OH, concentrate H2SO4, concentrate H2SO4, और मैं यहाँ पर लिखूँ concentrate phosphoric acid और dehydrating agent, then what will be dehydrating agent होगा तो यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, यहाँ से H2O बाहर निकलेगा। तो अपने पास में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो होगा एथीन। व्हाट विल बी? वो होगा एथीन। अब अपन एक काम और कर सकते हैं, यदि ये इसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करें और टेम्परेचर ले 443 केल्विन, टेम्परेचर अपन कितना ले? 443 केल्विन, तो अपने पास में प्रोडक्ट बनेगा एथीन। ओके, अब मुझे यहाँ पर CH3CH2OH प्लस HOCH2CH3 एथेन के दो मॉलिक्यूल में ले आऊँ, अब ध्यान देना इधर, मैंने वही कंसंट्रेट H2SO4 और डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी कंसंट्रेट
फॉस्फोरिक एसिड भी होता है, बट मैंने टेम्परेचर की वैल्यू ली 413 केल्विन और मैंने यहाँ पर टेम्परेचर लिया 443 केल्विन, तब तो अपना मेन प्रोडक्ट बनता है एथीन। और जब इथेनॉल इज हीटेड under that condition of 1413 Kelvin temperature, then this predominates the substitution reaction or elimination। यदि 413 केल्विन टेम्परेचर आप लेते हो तो फिर एथेनॉल से डाई एथिल ईथर मेन प्रोडक्ट बनेगा। और देखो यहाँ से इसका डिहाइड्रेशन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3 डाई इथाइल ईथर और इसका IUPAC नेम होगा इथोक्सी एथेन। क्लियर? सीधे से शब्दों में क्लियर कर रहा हूं, एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से अपन ईथर बना सकते हैं, मगर ईथर का बनना, एल्कोहल से ईथर का बनना एक बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है, जिसको अपन बोलते हैं ना सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन होती है। जबकि एल्कोहल से एल्कीन का बनना वो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। और एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यदि कम टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं तो सब्स्टिट्यूशन प्रीडोमिनेट्स ओवर एलिमिनेशन, और हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं तो अपन कह सकते हैं कि एलिमिनेशन प्रीडोमिनेट्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो 443 केल्विन टेम्परेचर पर तो अपने पास प्रोडक्ट बनता है एथीन, और 413 केल्विन टेम्परेचर पर अपने पास प्रोडक्ट बनता है इथोक्सी एथेन यानी कि ईथर। ओके, तो always one should always mind that the preparation of ether should be on low temperature, okay? Now second case, अब अपन कैसे देख सकते हैं, कैसे कि जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ओके, प्राइमरी एल्किल हैलाइड पर एल्कोक्साइड आयन की रिएक्शन से भी अपन ईथर बना सकते हैं। प्राइमरी एल्किल हैलाइड पर एल्कोक्साइड आयन की रिएक्शन से भी अपन ईथर बना सकते हैं। इससे पहले अपन इसका एक मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। कौन सा? ये अभी जो मैकेनिज्म मैंने समझाया था वो क्या है? फर्स्ट स्टेप देखना, CH3 CH2OH एल्कोहल यानी इथेनॉल, ओके। अब इनटू द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट एसिड दिस डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। कंसंट्रेट एसिड की प्रेजेंस में ये डिहाइड्रेशन होता है तो कंसंट्रेट एसिड से वहां पर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर ये इसको एक्सेप्ट करेगा और अपने पास में जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 CH2OH एंड दिस वन। इसको अपन बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ओके, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। And in second step, this step is first step and the rate determining step, ये step नहीं हो सकता है क्योंकि this is the first step and the rate determining step is always slow step, because we can more successfully study the different type of intermediates, the mechanism of reaction into the slow step। इसीलिए जो भी कोई भी स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और प्रोडक्ट का बनना यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे डिपेंड करेगी। सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप यानी SN2 यानी बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि SN2 अटैक ऑफ alcohol molecule on protonated alcohol, ओके। कैसे? CH3 CH2OH एंड प्रोटोनेटेड एल्कोहल क्या है? ये अपने पास कंपाउंड बना
ये स्पीसीज जो बनी है CH3CH2OH। यस, न्यूक्लियोफिल अटैक होगा तो इसमें ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये ऑक्सीजन, और ये कहाँ पर अटैक करेगा बेटा, यहाँ से ये बाहर निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, ये अनस्टेबल हो गया, तो यहाँ से इसका न्यूक्लियोफिल अटैक होगा यहाँ पर। अब अपने पास में प्रोडक्ट क्या बना, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट, इस स्टेप का प्रोडक्ट क्या बना, CH3CH2O। ये यहाँ से ये जो कार्बोकेटायन बनेगा उसके ऊपर अटैक करेगा, ये लोन पेयर एज इट इज रहेगा, ये लोन यानी ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो खुद बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो यहाँ पर इस टाइप का किसने डोनेट किया, ये H और ये हो जाएगा CH2CH3 और ये H2 की फॉर्म में बाहर निकल गया। ओके, और थर्ड स्टेप मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, वहाँ से रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये जो अपने पास में एक अनस्टेबल और हाई रिएक्टिव स्पीसीज बनी है, वहाँ से रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है। तो CH3CH2OH CH2CH3 एंड माइनस H प्लस, प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, ये प्रोटॉन, और अपने पास में प्रोडक्ट बनेगा डाईएथिल ईथर, इथोक्सी एथेन। ओके, तो the dehydration of alcohols involves 3 steps. In first step, the formation of protonated alcohol, which is first step, and the second step is the formation of this type of complex, which involves the ascent to attack of alcohol molecule on the protonated alcohol, which is the most important step and the rate determining step because it proceeds in slow steps. And the third step involves the removal of proton from the formed species in second step, and finally we obtain the डाईएथिल ईथर और इथोक्सी ईथर। ओके, दूसरा जो अपना मेथड है कि अपन इथोक्सी एथेन किस प्रकार से बना सकते हैं, विलियमसन सिंथेसिस, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। विलियमसन सिंथेसिस, what is Williamson synthesis reactions? When alkyl halide is allowed to react with metal alkoxide. When alkyl halide is allowed to react with metal alkoxide, then the formation of diethyl ether or the alkoxy alkane is known as Williamson synthesis. Williamson synthesis. In this step, primary alkyl halide, mainly primary alkyl halides are allowed to react with sodium alkoxide, प्राइमरी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में की जाती है, जिससे ईथर बनता है। और सेकेंड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब्स्टिट्यूटेड ईथर कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड, और इस मेथड से सब्स्टिट्यूटेड ईथर भी अपन ऑब्टेन कर सकते हैं। अपन रिएक्शन पढ़ेंगे कैसे। ओके, नाउ दिस वन इज एल्किल हैलाइड, सॉरी मैं यहाँ लिख रहा हूँ एल्कोक्साइड, RO, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर माइनस चार्ज, RONA+, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड। एंड व्हेन रिएक्ट विथ एल्किल हैलाइड, एंड द Williamson synthesis also involves the bimolecular substitution attack
ऑन द प्राइमरी हैलाइड। इस रिएक्शन में क्या होगा कि ये सब्स्टिट्यूशन अटैक होगा और इस एल्किल हैलाइड पर, ये जो कार्बन एटम है एल्किल हैलाइड का, उसके ऊपर इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। और किस मोड से होगा? SN2 से। तो अपने पास में रिएक्शन बनेगी ROR प्लस NaX। दिस इज ईथर। ओके, अब अपने को ये ध्यान में रखना है कि मेटेलिक एल्कोक्साइड यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यानी यहाँ से जो एल्कोक्साइड आयन बनेगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल प्राइमरी एल्किल हैलाइड पर अटैक करता है, तब ईथर बनती है। ओके, इफ यदि अपन यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्किल हैलाइड को काम में लें तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और रिजल्ट क्या बनेगा? रिजल्ट अपने पास में यह आएगा कि फिर ईथर नहीं बनेगी, फिर एल्कीन बनेगी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा। ओके, अब अपन यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं, वो कैसे? देखिए, CH3 टर्सरी एल्किल ब्यूटिल, टर्सरी मिथाइल ब्यूटिल, और ये मैंने ले लिया, दिस वन इज क्लोराइड, प्लस RONA CH3ONA सोडियम मिथोक्साइड, दिस वन इज सोडियम मिथोक्साइड एंड टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? यस, अपने को ये देखना है कि फिर इनमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर इस कार्बन के तीनों और टर्सरी ग्रुप हैं, मिथाइल ग्रुप हैं, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट करेंगे। और जब स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट करेंगे तो रिजल्टेड क्या होगा कि मैंने ये कॉन्सेप्ट ये बताया था कि ये एल्कोक्साइड जब प्राइमरी एल्किल हैलाइड पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है तो ईथर बनती है। यानी कि ईथर का बनना SN2 रिएक्शन का रिजल्ट है, बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का रिजल्ट है। जबकि इलिमिनेशन यानी कि ईथेन का बनना वो एक एलिमिनेशन रिएक्शन का रिजल्ट है। और एलिमिनेशन रिएक्शन कब होती है? जब किसी भी रिएक्शन सेंटर के चारों ओर बल्कि ग्रुप्स जुड़े हुए हों, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो, तो फिर वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसके कारण से एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो अब अपन ये कह सकते हैं कि ये SN2 रिएक्शन नहीं होगी, ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, यदि प्राइमरी एल्किल हैलाइड अपन काम में लेते हैं तो ही फिर ईथर बनता है, जबकि टर्सरी या फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड काम में लेने पर रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, रिएक्शन एलिमिनेशन होगी और प्रोडक्ट अपने पास में एल्कीन बनेगा। नो प्रॉब्लम, तो अपन प्रोडक्ट बना सकते हैं CH3 और देखिए यहाँ से एलिमिनेशन होगा H का, डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये NaCl एंड CH3OH NaCl, और ये जो प्रोटॉन ये H यहाँ से निकला है वो होगा CH3OH। दिस इज नॉट एल्कोक्सिल्केन और ईथर, बट दिस इज 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। Okay, but when the alkoxide ion is changed, then what will be product? यदि अपन एल्कोक्साइड आयन में एल्काइल ग्रुप प्राइमरी नहीं लेकर के टर्सरी काम में लें, एल्कोक्साइड आयन में एल्काइल ग्रुप प्राइमरी काम में नहीं लेकर के अपन टर्सरी काम में लें तो रिजल्ट क्या बनेगा? देखिए CH3ONA। ओके, अब मैं यहाँ से इसको टर्सरी बना रहा हूँ, CH3 एंड CH3 प्लस CH3Cl। अपनी कंडीशन सेम है,
कि ईथर बनने के लिए एल्किल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। तो ये एल्किल हैलाइड प्राइमरी है, भले ये टर्सरी हो या सेकेंडरी हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब सीधा सा इसका अटैक होगा इसके ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिएक्शन एसेंट पाथ ही फॉलो करेगी। इसका अटैक इसके ऊपर होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप एंड OCH3 प्लस NaCl। ओके, देखिए अब एक चीज और होती है, वो क्या कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होगा, उसमें ये एल्किल हैलाइड सेकेंडरी व टर्सरी हो सकता है, जबकि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो होगी बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये एक सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और एक चीज़ और होती है कि ये जो एल्कोक्साइड आयन होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी बिहेव करता है। ओके, जब एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन में ये एल्कोक्साइड आयन एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है और स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करने के कारण से ये एसिडिक प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करता है और एब्स्ट्रैक्शन करने के कारण से वो प्रोडक्ट बना देता है एल्केन। जबकि अगर अपन यहाँ पर इस एल्कोक्साइड आयन में ये जो एल्काइल ग्रुप है उसको टर्सरी या सेकेंडरी काम में लें तो फिर प्रोडक्ट अपना ईथर ही बनेगा। प्रोडक्ट अपना क्या बनेगा, ईथर ही बनेगा। क्लियर पॉइंट। अब अपन आगे चलते हैं। यस, नाउ एक रिएक्शन है, अब अपन कुछ प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। एक रिएक्शन है व्हेन सोडियम इथोक्साइड इज रिएक्टेड व्हेन, कौन सी रिएक्शन है ये, व्हेन सोडियम इथोक्साइड इज रिएक्टेड विथ टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, क्वेश्चन है अपना व्हेन सोडियम इथोक्साइड इज रिएक्टेड विथ टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, प्रोडक्ट को बनाना है। सिंपल सी बात है, ये ध्यान देना, यहाँ पर टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट है, यहाँ पर टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप है तो स्टेरिक हिंड्रेंस है। और मैंने क्या बताया था कि एल्कोक्स एल्कोन और ईथर बनाने के लिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर क्या है, ये सोडियम इथोक्साइड है। सोडियम इथोक्साइड एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है और एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी बिहेव करता है, और स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण से यहाँ से वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। तो अपने पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको ये ध्यान देना है, आपको ये कंफर्म करना है क्या बनेगा इसमें। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन 2-methyl propene 1। इमेजिन कर रहे हो, प्रोडक्ट आपके सामने है। सिंपल सी बात है कि यदि ये टर्सरी एल्किल ग्रुप है, ये एल्कोक्साइड है जो बेस की तरह काम करेगा, तो ये रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये याद में रखना है कि मेटेलिक एल्कोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा तो वो फिर एलिमिनेशन प्रोडक्ट ही बनाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CH3 यहाँ से CH2 प्लस NaCl प्लस C2H5OH, और ये बनेगा 2-methyl propene। ओके, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट अपन चलते हैं रिएक्शन, फिनोल की रिएक्शन। अब ये तो अपना
एल्किल ईथर की बात हुई, अब एरिल ईथर कैसे बनाया? एरिल ईथर फॉर्मेशन ऑफ एरिल ईथर, फॉर्मेशन ऑफ एरिल ईथर। एरिल ईथर बनेगा तो एरोमेटिक सिस्टम होगा, अपने को ध्यान देना है। एरिल ईथर बनेगा तो एरोमेटिक सिस्टम, एल्कोहल प्लस इसको एल्कोक्साइड में कन्वर्ट करें अपन, वो कैसे कन्वर्ट करें? NaOH से रिएक्शन करवाएं। तो पहले ये रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं कि नहीं, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, उसमें मेटल से रिएक्शन करवाते तो हाइड्रोजन गैस बनती थी, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते थे तो H2 बाई प्रोडक्ट बनता था। इसमें ये हो जाएगा सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड, और सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवाएं तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और R के ऊपर अटैक करेगा, R के ऊपर अटैक करेगा तो बन गया प्रोडक्ट OR प्लस NaX, एल्किल एरिल ईथर, एल्किल एरिल ईथर। वो हमेशा अपन फिनोल से ही बनाते हैं। वो किससे बनाएंगे? फिनोल से। क्लियर है? अब अपन इसकी कुछ रिएक्शन पढ़ते हैं, फिनोल की या सॉरी ईथर की रिएक्शन पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस ऑफ ईथर, रिएक्शन ऑफ ईथर, रिएक्शन ऑफ ईथर। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर अपन पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? इस टाइप की प्रॉपर्टीज होती है जिनमें उनकी फिजिकल केमिकल आइडेंटिटीज में कोई चेंज नहीं होता है, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उसका कलर है, उसकी स्मेल है, उसका जो सबमिलेशन नेचर वगैरह है, ये सारी की सारी जो रिएक्शंस होती है वो होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। और किसी रिएक्शन के कारण से यदि किसी कंपाउंड की फिजिकली कंपोजिशन सॉरी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज हो जाता है तो फिर उसको अपन केमिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे। सबसे पहले इसकी बात करते हैं अपन बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्युबिलिटी। अपन ये जानते हैं कि ईथर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और जिसके दोनों ओर एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। फिर अपन बात करते हैं एल्कोहल, एल्कोहल में इस टाइप का OH ग्रुप होता है। और फिर अपन बात करते हैं हाइड्रोकार्बन R, ओके, हाइड्रोकार्बन R। देखिए इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कारण से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कैसे? ये इसके ऊपर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि जिसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब अपन ये सकते हैं कि एल्कोहल में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है कंपेरेटिव टू एल्कोक्सी एल्केन। तो जो ईथर है उनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेटिवली यानी सेम मॉलिक्यूलर मास वाले एल्कोहल के कंपैरिजन में इनका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से कम ही होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल यानी सिमिलर मास वाले होमोलोगस सीरीज का एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट उसकी उतने ही कार्बन कंपाउंड्स वाली ईथर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। फिर ईथर, फिर हाइड्रोकार्बन। और देखिए फिर इसकी बात करते हैं अपन सोल्युबिलिटी।
तो ऑक्सीजन के ऊपर अनसेट ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट करेगा, बट उसकी एक्सटेंट बहुत कम होगी, ओके। तो ये खुद तो बनाता नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसके पास में कुछ एक्टिव हाइड्रोजन वाला कंपाउंड या मॉलिक्यूल आए तो उसके कारण से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो इसकी एक्सटेंट कम होगी। तो एक्सटेंट कम होने के कारण से एल्कोहल के कंपैरिजन में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो या फिर वाटर में कम सोल्यूबल होंगे, राइट। नाउ सेकेंड पॉइंट इज द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। सेकेंड पॉइंट इज द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। Chemical reaction of ether. The reactions in which CO bond is fluid. ईथर्स की वो सारी की सारी रिएक्शन में जिनमें CO बॉन्ड क्लीव्ड होता है। देखिए, पहला है रिएक्शन विथ HX हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन विथ HX हाइड्रोजन हैलाइड, सिंपल सी बात है, ROR ईथर की रिएक्शन करवाते हैं अपन HX के साथ में। ये सिमेट्रिकल ईथर है। अब इसको सी मानो या इसको सी मानो, बॉन्ड क्लीवेज यहाँ से करो तो बॉन्ड क्लीवेज यहाँ से करो, अपने पास में प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से करते हैं तो RX प्लस ROH, ओके। नेक्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन यहीं स्टॉप नहीं होती है, ROH प्लस ROH प्लस अपन फिर रिएक्शन करवाते हैं इसके HX के साथ में। फिर ये HX के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। अब बताइए आप क्या बनेगा, RX, CO से बॉन्ड टूटेगा नहीं यहाँ से, ओके। तो RX प्लस H2। अब इस रिएक्शन को मैं इस टाइप से लिखूं, ROH इधर भी है और ROH इधर भी है, कैंसिल। इस रिएक्शन को अपन इस टाइप से लिख सकते हैं, ये ईथर प्लस HX प्लस HX 2HX हाइड्रोजन हैलाइड के 2 मोल्स या 2 मॉलिक्यूल्स, या 2RX प्लस H2। सिंपल अपन ये कह सकते हैं कि ईथर में वो केमिकल रिएक्शन जिनमें CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है, वो हाइड्रोजन हैलाइड की एक्सेस के साथ में रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड बनाती है। हाइड्रोजन हैलाइड की एक्सेस के साथ में रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड फॉर्म करती है, ओके। सेकेंड रिएक्शन वही फिनोल की रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन में जो है फिनोल की रिएक्शन, देखिए, एल्किल एरिल ईथर प्लस HX के साथ में रिएक्शन करवाएं। सिंपल अपन ये जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण से इस ऑक्सीजन और एरोमेटिक सिस्टम के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है, जिसके कारण से ये O और C के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ओके। जबकि R और O के बीच का बॉन्ड डीलोकलाइजेशन या रिजोनेंस नहीं होने के कारण से वीक रहता है, इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर जनरेट नहीं होता है, तो बॉन्ड टूटने की संभावना यहाँ से बनेगी क्योंकि ये बॉन्ड वीक होगा। सिंपल है, R किसके साथ में रिएक्शन करेगा, X के साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपाउंड क्या बनेगा, OH फिनोल, OH प्लस RX, OH प्लस RX। नेक्स्ट रिएक्शन, और देखो ऑर्डर ऑफ हेलोजन एसिड, मैं आपको एक बार बता देता हूं। ऑर्डर ऑफ हेलोजन एसिड टुवर्ड्स ईथर इज
HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, HBr उससे कम, HCl और HF। जनरली जो रिएक्शन होती है वो HI या HBr ही नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ईथर के साथ में HI या फिर HBr ही रिएक्शन कर पाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड वेरी रेयर कंडीशन में रिएक्शन करता है, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा वाइग्रस होती है, बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, इसलिए इस रिएक्शन को अपन अवॉइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप, एक क्वेश्चन है अपने पास में, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विथ HI। एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। आप सुन लीजिए क्वेश्चन को, मैं लिख नहीं रहा हूं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट व्हेन, क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट व्हेन CH3 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 और ये क्या है, OCH3 प्लस HI। ये क्वेश्चन है, उसमें अपने को प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। कैसे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, वो अभी पहले वाली बात जो मैंने बताया था। तो फर्स्ट स्टेप की अपन बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर HI है, यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो सबसे पहले इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा किसके ऊपर, H के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CH3 ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट प्लस HI। तो मैं इसको ये मान सकता हूँ कि H प्लस और I, ये HI होता है वो H प्लस और I माइनस की फॉर्म में होता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसके ऊपर, प्रोडक्ट क्या बना, CH3 O and plus this one is H and this one is H। यहाँ तक क्लियर पॉइंट। अब सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप मैं सीधा यहाँ से लिख रहा हूँ कि यहाँ से H2O बाहर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 प्लस ये कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन पर ये अटैक करेगा, तो ये अपने पास में ये जो बनेगा, ये अपन ने यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक कर दी, यहाँ पर CH3 है ना ये, और यहाँ पर भी CH3 है, और ये CH3 OCH3, यहाँ से H आएगा ना, आप लोगों ने ध्यान दिया ना इसका। यहाँ से CH3OH निकलेगा। ओके, तो मैं इसको यहाँ से मैं सीधा निकाल देंगे यार। यहाँ से अपन क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में देखो से यहाँ अपन पूरा कंप्लीटली लिख ही देते हैं इसको, OCH3H और ये इस टाइप से। अब ये होगा और ये यहाँ से बाहर निकलेगा, देखना। अब ये होगा CH3 और ये यहाँ से जब ये बाहर निकलेगा तो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा, और टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके ऊपर फिर I अटैक करेगा और ये बनेगा CH3OH। तो अपन क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं इससे, CH3 एंड CH3I प्लस CH3OH। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं इस चैप्टर में। बस क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट अपन पहले पढ़ चुके हैं, अपने को रिएक्शंस का या उसकी जो स्ट्रक्चर्स बनी है कंपाउंड की, उनका अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पर डीलोकलाइजेशन होगा, कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा वीक होगा, बॉन्ड क्लीवेज की संभावना कहाँ से होगी। यदि इन चीज़ों का अगर अपने को आइडिया लग गया तो अपन इजीली प्रोडक्ट बना सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप अपन बात करते हैं। मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, चलो एक प्रॉब्लम्स ये है C यानी कि CH2 और O और इसकी रिएक्शन अपन करवाएं HI के साथ में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप देख लेना। तो प्रोडक्ट बनाना आपने, व्हाट विल बी प्रोडक्ट? सिंपल सी बात, इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में यहाँ पर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण से इसमें डीलोकलाइजेशन होता है, या ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पार्शली डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। और जब पार्शली डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा तो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो इस बॉन्ड को अपन इजीली नहीं तोड़ पाएंगे। ओके, तो बॉन्ड क्लीवेज की संभावना कहाँ से होगी? यहाँ से, क्योंकि यह पार्शियली डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड जनरेट होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर, जिसके कारण से इस बॉन्ड को तोड़ना या ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होगा। जबकि इस बॉन्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा इजीली ब्रोकन, इजीली ब्रोकन। प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो देखना H और ये I। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा H के ऊपर, ये फिनोक्साइड आयन बनेगा कि नहीं? ये जो फिनोक्साइड आयन बनेगा वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा H के ऊपर। तो मैं सीधा प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, तो अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। अपन सीधा इसको यूं लिखें, फिनोल प्लस ये कंपाउंड अपने पास बन गया CH2I, बेंजीन आयोडाइड। अब अपन इसकी कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं। सिंपल है, ये सारी की सारी रिएक्शंस वो रिएक्शंस हुई है जिनमें CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है। टॉपिक आपको कुछ ईथर वाला टॉपिक कुछ अटपटा लगेगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स में आप कंफ्यूज हो गए, मगर एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपके इजीली ये समझ में आ जाएगा। ओके, अब अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सबसे पहले वही बात, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे अपन एल्किल फिनाइल ईथर की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना, और इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उससे अपन ये पता लगा लेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा। एरोमेटिक सिस्टम या बेंजीन रिंग की कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा? OR, इसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, यहाँ से यहाँ, वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाली है। ओके, ये और सॉरी यहाँ से ये डबल बॉन्ड O और R, यहाँ पर प्लस, क्लियर? ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, क्योंकि रिजोनेंस क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन फिक्स नहीं होती है, वो डीलोकलाइज्ड होती है। अब ये सिस्टम यहाँ, ये यहाँ, अब की बार यहाँ और ये यहाँ। नेक्स्ट में क्या बनने वाला है? OR प्लस दिस वन इज ये और ये, और अब की बार ये लास्ट स्टेप में ये बन जाएगा, और ये ऑक्सीजन, ये 2 लोन पेयर वापस, और ये टिक टिक टिक। अब इसकी पाई बॉन्ड की पोजीशन देखिए और इसके पाई बॉन्ड की पोजीशन देखिए। एरोमेटिक सिस्टम्स के पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, पहले यहाँ पर पाई बॉन्ड था, अब की बार वहाँ पर हो जाएगा। यानी जो एक सिचुएशन बची हुई है जहाँ सिंगल बॉन्ड है, लास्ट स्ट्रक्चर में वहाँ पर डबल बॉन्ड होंगे। इसका मतलब पाई बॉन्ड की जो पोजीशन है वो लोकलाइज्ड नहीं है, फिक्स नहीं है, वो डिकोलाइज्ड है। तो अपन ये कह सकते हैं, देखो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर, इस एल्कोक्सी ग्रुप की पैरा पोजीशन पर, इस एल्कोक्सी ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पर, तो अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक
substitution reaction, electrophilic substitution reaction in aryl alkyl ether takes place at ortho and para position at benzene ring of OR group। OR ग्रुप या एल्कोक्सी ग्रुप की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एल्किल एरियल ईथर में। क्यों? क्योंकि इट इज क्लियर फ्रॉम ऑल अबव रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दैट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इज रिलेटिवली मच हायर देन अदर पोजीशंस, देन मेटा पोजीशंस। तो यहाँ ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इस ग्रुप के कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होगी। सिंपल। अब अपन इस टॉपिक को खत्म कर रहे हैं कुछ रिएक्शंस लिख करके। वो कैसे? ध्यान देना। एक रिएक्शन होती है हैलोजिनेशन, और वो भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और अपन ने पढ़ा था कि बेंजीन का हैलोजिनेशन अपन हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में करवाते हैं। इजी है, क्योंकि बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी कम होती है, और जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है उनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने के लिए अपने को स्ट्रॉन्ग एजेंट लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट लेना पड़ेगा। जबकि अपन ये जानते हैं कि अपन ईथर पढ़ रहे हैं। देखिए एनिसोल, अपन ये लिखते हैं एनिसोल OCH3, और ये एनिसोल में अब अपन AlCl3 काम में नहीं ले सकते। सीधी सी बात है। यदि इसका हैलोजिनेशन मुझे करवाना है, क्योंकि इस ग्रुप के कारण से इस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसकी रिएक्शन करवाना है तो सीधी सी बात आप एथेनोइक एसिड की रिएक्शन करवा दो। अगर एथेनोइक एसिड की कुछ ड्रॉप्स नहीं डालोगे तो ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होगी और वो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगा। जो प्रोडक्ट अपन चाह रहे हैं वो नहीं बन पाएगा। सिंपल सी बात है। ऑर्थो आइसोमर बनेगा और पैरा आइसोमर बनेगा। ऑर्थो आइसोमर और पैरा आइसोमर, ऑर्थो आइसोमर और पैरा आइसोमर हैलोजिनेशन। अब अपन इसकी रिएक्शन CH2 में भी करा सकते हैं। ये नहीं डाल के अपन ये रिएक्शन डाल दें CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। This one is halogenation. Number 2, नाइट्रेशन। देखिए एनिसोल, और नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं? कंसंट्रेट एस्ट्रोसपोर, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन में करवाते हैं। ओके, ये नाइट्रेशन यानी कि ये नाइट्रेशन, क्योंकि इसके कारण से रिएक्टिविटी बढ़ गई तो अपन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी काम में ले सकते हैं। बेंजीन की रिएक्शन करवानी होती है तो अपन कंसंट्रेट एस्ट्रोसपोर प्लस कंसंट्रेट एस्ट्रोसपोर काम में लेते हैं, क्योंकि बेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन एनिसोल। वही ऑर्थो पैरा आइसोमर प्रोडक्ट बनेगा अपना CH3NO2। ये ऑर्थो आइसोमर, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल प्लस पैरा नाइट्रो एनिसोल। और जो पैरा प्रोडक्ट बनता है वो ज़्यादा मात्रा में बनता है। इसमें जो पैरा प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा मात्रा में बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन अपनी फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। और अपने जानते हैं कि जो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है। और फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शंस के भी 2 पार्ट होते हैं, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। एल्काइलेशन क्या होता है? जिसमें किसी भी एल्किल हैलाइड या फिर बेंजीन के सब्स्टिट्यूट कंपाउंड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ में करवाई जाती है, तो उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एल्किल ग्रुप का इंट्रोड्यूसिंग होता है, तो वो एल्काइलेशन।
और ऑर्थो और पैरा ग्रुप पर यदि एसाइल ग्रुप का इंट्रोड्यूसिंग हो तो वो एसाइलेशन। कैसे अपन इसको लिख सकते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, ये 2 टाइप की। एल्काइलेशन कैसे, दिस वन इज एनीसोल। आपको ये ध्यान रखना, एनीसोल इज मच मोर रिएक्टिव देन बेंजीन रिंग, प्लस एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करेगा। रीजेंट लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये पहले से ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, अब कंपाउंड बनेगा OCH3 प्लस R, या फिर मैं इसको ऐसे ले लूँ CH3X, और ये प्रोडक्ट बन गया अपना OCH3R। ये R है तो 2-मिथोक्सी टोलुइन, इसका नाम हो जाएगा 2-मिथोक्सी। यदि मैं RC3H ले रहा हूँ ना यहाँ पर, तो CH3 और यहाँ पे R की जगह अपन CH3 लें तो 2-मिथोक्सी टोलुइन, और ये काम में लें तो अपन, और ये काम में लेंगे 4-मिथोक्सी टोलुइन, 4-मिथोक्सी टोलुइन। क्लियर। अब इसे एल्काइलेशन की जगह यदि एसिल ग्रुप का इंट्रोड्यूसिंग हो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो उस फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन को अपन कहेंगे एसाइलेशन। एसाइलेशन, एसाइलेशन वो कैसे, दिस वन इज एनीसोल एंड CH3CO एसिटिल क्लोराइड। देखिए जो इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप, और एसाइल ग्रुप एसिटिल क्लोराइड से भी हो सकता है, यानी कि जो एसिड हैलाइड है, और एनहाइड्रेट से भी हो सकता है। ओके, तो इसकी रिएक्शन अपन करवाएं तो क्या बनेगा, OCH3 फिर COCH3 ऑर्थो आइसोमर प्लस OCH3 एंड COCH3, यह है पैरा आइसोमर। कंपाउंड का नेम एसिटोफिनोन, 2-मिथोक्सी एसिटोफिनोन, 4-मिथोक्सी एसिटोफिनोन। दिस इज 2-मिथोक्सी एसिटोफिनोन, 2-मिथोक्सी एसिटोफिनोन एंड 4-मिथोक्सी एसिटोफिनोन, 4-मिथोक्सी एसिटोफिनोन। तो इस टाइप से ये जितनी भी रिएक्शंस हैं ईथर की या एल्कोक्सी एल्किन्स की, वो 2 टाइप्स की रिएक्शन है। एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और दूसरी रिएक्शन ऐसी हैं जिनमें ईथर में CO बॉन्ड के बीच में क्लीवेज होता है। क्लियर पॉइंट। तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एंड बाय विलियमसन सिंथेसिस। क्लियर। दूसरा अपन ने पढ़ा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अपन ने पढ़ा कि सोल्यूबल कैसे होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट को अपन कैसे कंपेयर करते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ में और एल्कोहल के साथ में। केमिकल रिएक्शंस में अपन ने पढ़ा है कि जनरली ईथर्स में 2 टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड एंड सेकंड रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक में कई रिएक्शन और हो सकते हैं। सल्फोनेशन कि आप कंसंट्रेट एस्टोसोफोर के साथ में रिएक्शन कराओगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सल्फोनिक ग्रुप का इंट्रोड्यूसिंग हो जाता है, नॉर्मल है, वो आप सीख चुके हो। ठीक है बेटा, तो आप अपने एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट से या फिर आप अपनी जो रेफरेंस बुक है उसके कॉन्सेप्ट से इनको एक बार अच्छे तरह से पढ़िए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।